अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैनल सीख को स्टडी, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है, विच इज़ थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। इससे पहले स्टूडेंट हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड्स के बारे में, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होती है, दैन फिर हाइपोथेसिस बनती है, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद फिर रिज़ल्ट्स आते हैं, यानी डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर रिज़ल्ट्स होते हैं। वो रिज़ल्ट्स या तो इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी होते हैं या लॉज होते हैं या फिर उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो स्टूडेंट थ्योरी कैसे कहते हैं? थ्योरी बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस होती है, जिसमें हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट्स के बाद अगर वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना हो, यानी जो ऑब्जर्वेशन हमने ली थी उसकी बेस पे जो हाइपोथेसिस बनी थी वो हाइपोथेसिस हमारे पास रिजेक्ट ना हो, उन्हें जो है वो सही कंसिडर कर लिया जाए। देन जो उसके बाद हमारे पास स्टेप होता है, फिर उसे हम थ्योरी में कन्वर्ट कर देते, उन हाइपोथेसिस को थ्योरी में कन्वर्ट कर देते। थ्योरी जो होती है स्टूडेंट हमारे पास कि वो एक ही पर्सन की जो है उस पर काम किया हुआ होता है, यानी एक पर्सन ने एक डेटा कलेक्ट किया होता है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स की होती है, देन उसका रिज़ल्ट निकाला हुआ होता है। लेकिन वो यूनिवर्सली उसको हम सही नहीं कंसिडर करते, यानी वो थ्योरी जो होती है उस पे अगर और लोग काम करें तो मे बी जो एक पर्सन का जो डेटा था उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो जो थ्योरी होती है वो हमारे पास प्रॉपर नहीं होती है, बट जो ऑब्जर्वेशन ली गई थी और उससे जो हाइपोथेसिस बनाई गई थी उसको उस पर जो एक्सपेरिमेंट आया था उसका रिज़ल्ट जो था वो सही आ गया, देन फिर उसे हमने थ्योरी पे एक कन्वर्ट कर दिया। थ्योरी को किसी भी बुक वगैरह में या इंटरनेशनली उसे पब्लिश नहीं किया गया होता, क्योंकि चूँकि वो एक ही पर्सन की ऑब्जर्वेशन होती है और एक ही पर्सन का उस पर काम किया होता है, उसको फिर आगे चैलेंज किया जाता है ऑन द पूरी दुनिया में, उसको चैलेंज किया जाता है कि बाकी लोग भी जो है उस पर काम करें और अपने व्यूज़ और अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उस पे उस काम का जो है वो उसको आगे लाएं। अगर वो थ्योरी के उस एक पर्सन की थ्योरी की जो ऑब्जर्वेशन थी और उसका जो काम था उसके मुताबिक हुए, देन फिर उस थ्योरी को जो है लॉ में कन्वर्ट किया जाता है। इफ़ अगर उसको कन्वर्ट ना किया गया तो फिर उस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर वो थ्योरी उसी तरह रहती है, उस पर फिर बाकी आने वाले लोग काम करते हैं, लेकिन उसको लॉ का जो है वो दर्जा नहीं दिया जाता, उसको बस थ्योरी ही कंसिडर किया जाता है। तो जो थ्योरी होती है वो यूनिवर्सली उसको हम प्रॉपर नहीं मान सकते, मतलब उस पर और काम हो सकता है। बट जो लॉ होता है हमारे पास स्टूडेंट, लॉ जो है उसमें हम थ्योरी को आगे लाते हैं, यानी वो जो थ्योरी एक पर्सन का जो काम था हमारे पास उस पे फिर बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि आया जो उसने अपना जो व्यू पेश किया है वो सही भी है या नहीं, या जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो सही है या नहीं। इफ़ अगर वो सही है तो फिर उसको जाकर लॉ कंसिडर किया जाता है। लॉ जो है स्टूडेंट्स उस चीज़ को कहते हैं कि यहाँ पर जो है साइंस भी खामोश हो जाती है कि बस अब इसके आगे जो भी है वो बस अल्लाह ताला ने उसे किसी कानून के तहत वो चला रहा है। फिर वहाँ पर साइंटिस्ट की जो अपनी सोच है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर उसके आगे फिर वो कुछ नहीं कर सकते, बस वहीं पर उनका काम रुक जाता है और फिर उसे यूनिवर्सली ट्रुथ मान लिया जाता है, उस पर आगे काम नहीं किया जा सकता। सो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस। तो हम देखते हैं कि डेटा किसे कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ डेटा?
डियर स्टूडेंट, डेटा जो है वो एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब ये एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, डेट हो सकती है, यानी कुछ भी जो है इंफॉर्मेशन वो हमारे पास डेटा कहलाता है। लेकिन इसे हम इस तरह नहीं कह सकते कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उसे हम डेटा कहेंगे, नहीं। अगर हम उसे साइंटिफिक तरीके से हम उसे देखें तो जब तक उसमें साइंटिफिक टूल्स यूज़ नहीं होंगे या साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं होगा तब तक हम उसे कोई साइंटिफिक डेटा नहीं कह सकते हैं। बाकी अगर किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो उसको हम डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से नेम पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, एंड उसकी क्लास के बारे में पूछते हैं, उसके स्कूल के बारे में, तो ये सारा जो है हमारे पास डेटा है। लेकिन साइंस में जब तक उस पर साइंटिफिक टूल्स, साइंटिफिक मेथड्स ना अपनाए हुए हैं उसको फिर हम डेटा नहीं कह सकते। जब उस पर साइंटिफिक तरीके और ये सब कुछ यूज़ हुआ होगा देन उसके बाद आप उसे डेटा कहेंगे। तो जो हमारे पास एनालिसिस है वो बेसिकली उस डेटा की जो तज्जिया है उसको हम एनालिसिस कहते हैं। उस डेटा का एनालिसिस कहते हैं। डेटा का एनालिसिस इस तरह होता है जस्ट लाइक अगर आप किसी बच्चे को कोई गाड़ी दे देते हैं तो बाज़ का जो बॉयज़ होते हैं वो उस चीज़ के साथ खेलते नहीं हैं, बल्कि उस चीज़ को अंदर से उस गाड़ी को तोड़ मरोड़ कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और ये किस तरह काम कर रहा है। बाज़ औक़ात बच्चों की इस तरह की आदत होती है, तो उस चीज़ को हम एनालिसिस कहते हैं, यानी उसके अंदर और जान कर देखना, ये हमारे पास डेटा एनालिसिस होती है। और उस डेटा को सही तरतीब से सही तरीके से रखना या सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ करना, उसको डेटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको जब हम स्टैटिस्टिकल तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं। इसमें एक होता है रेशियो का, दूसरा जो है वो आता है प्रोपोर्शन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो को पढ़ते हैं। रेशियो किसी भी दो वैल्यूज़ को के रिलेशनशिप को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसे रेशियो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए रेशियो बी, यानी ये भी कोई वैल्यू है और ये बी भी कोई वैल्यू है, इनके दोनों का आपस का जो रिलेशनशिप है उसको हम रेशियो के ज़रिए लिखते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इस रेशियो की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम कॉलन साइन के थ्रू करते हैं, यानी जो इंग्लिश में हम ये कॉलन साइन यूज़ करते हैं इसके थ्रू करते हैं, या तो डिवाइड के थ्रू करते हैं, या फिर ये जो डिवाइड का साइन होता है इसके थ्रू हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो प्रोपोर्शन जो हमारे पास होता है वो कोई भी दो रेशियोज़ के जो आपस में हम इक्वल लेते हैं उसको जो है प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो डेटा है हमारे पास, एक ए रेशियो बी देन इज़ इक्वल टू सी रेशियो डी। अब इन दोनों रेशियो को जब हम इक्वल लेते हैं इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इस प्रोपोर्शन का फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट, इसका फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, ए रेशियो बी इज़ इक्वल टू सी रेशियो डी, ये ए वैल्यू भी गिवन है, बी वैल्यू भी गिवन है, सी वैल्यू भी गिवन है, ये 3 वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, लेकिन ये डी वैल्यू नहीं गिवन। आप इन 3 वैल्यूज़ को सॉल्व कर कर ये डी वैल्यू की इस आंसर को आप निकाल सकते हैं। प्रोपोर्शन का ये फ़ायदा होता है हमारे पास। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साइंटिस्ट है, वो 20 स्पैरोज़ लेता है
और उसको बाइट करवाता है मलेरिया जो एनाफिलिस होता है उससे इसको बाइट करता है। तो ये क्या देखता है कि इसमें जो 14 जो स्पैरोस हैं वो उनको मलेरिया हो चुका है, उनको मलेरिया हो गया है। दूसरी साइड पे हमारे पास 100 हैं बट उसे पता नहीं है कि इसमें से कितना को होगा। तो ये क्या करेगा कि ये प्रोपोर्शन के मेथड के थ्रू आप इजीली जो है उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 14:20 देन x/100। सो आप इनके एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज़ को आपस में ऐड करें, आपस में जो है इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। सो 20 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 100, 1400। हमें x की वैल्यू को मालूम करना है, तो जिस वैल्यू को हम मालूम करते हैं उसको हम अकेला छोड़ देते हैं। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर आपके पास डिवाइड में आ जाएगा। सो कितने स्पैरोस जो हैं वो हमारे पास अनहेल्दी थे, 70 जो है वो हमारे पास अनहेल्दी स्पैरोस थे। यानी ये प्रोपोर्शन का जो मेथड होता है वो साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं।